अब सेक्शन नंबर 114 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन इमैस्कुलेशन कॉज करता है, सपोज ए बी के जो टेस्टिकल्स हैं उनको वो डैमेज पहुंचाता है, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। टेस्टिकल्स आर द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ मेल पर्सन। ओके, तो इसको हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। या फिर एक परमानेंट लॉस कर देता है किसी भी आंख को, ए बी की एक आंख को परमानेंटली डैमेज कर देता है, देन इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट हुआ है। एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे परमानेंट प्रिविटेशन की बात हुई है, परमानेंट डैमेज की बात हुई है, एंड टेम्पररी डैमेज यहाँ पे कवर्ड नहीं है। सी इसका बोलता है परमानेंट प्रिविटेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, यानी किसी भी कान का आपने परमानेंट लॉस कर दिया किसी का। ए ने बी के सामने, उसके एक कान के सामने बहुत तेज गाना बजाया जानबूझ के, ताकि उसका जो कान का पर्दा है वो फट जाए। हियर ए हैज कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू बी। डी इसका बोलता है प्रिविटेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी हाथ वगैरह को, हाथ को आपने किसी के काट दिया, ओके, या फिर किसी का आपने पैर काट दिया। यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है। ई इसका बोलता है कि अगर आपने किसी भी जॉइंट की जो पावर है उसको डैमेज कर दिया, सपोज ए ने बी को इतना तेज मारा यहाँ पे कूनी पे, इतना तेज मारा कि अब उसका एक हाथ ऐसे लटका रहता है। यहाँ पे उसका हाथ का लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हाथ की पावर है वो खत्म हो गई है। एंड हेयर ऑल्सो वी कैन से दैट ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड टू बी। ओके, एफ इसका बोलता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, यानी हेड या फिर फेस को परमानेंटली आपने डैमेज कर दिया। देन ऑल्सो वी कैन से दैट ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड। जी इसका बोलता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, यानी अगर आपने किसी की बोन या फिर दांत को फ्रैक्चर कर दिया या डिसलोकेट कर दिया। ए ने बी को इतना तेज दांत पे मारा कि उसके जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, टूट से गए हैं। यहाँ पे वी कैन से दैट ए हैज कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू बी। एच जो है इसका ये बोलता है कि अगर आपने एक बंदे को इतना तेज मारा कि 15 डेज तक उसको सेवियर बॉडीली पेन हुआ और वो अपने जो काम है उसके दिन भर के वो नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस वी कैन से दैट ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 15 डेज का पीरियड गिवन है। आपको ऐसा, अगर किसी बंदे ने ऐसा मारा किसी बंदे को जिससे उसको 15 डेज तक वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा है, अपने नॉर्मल काम वो कर ही नहीं पा रहा है, एंड उसको सेवियर बॉडीली पेन हो रखा है, देन वी कैन से दैट ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड टू दिस पर्सन। अब पहले पुराने आईपीसी में जो टर्म होता था ये 20 डेज होता था, लेकिन अब इसको 15 दिन कर दिया। ओके, अब सेक्शन नंबर 115 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है वही वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का एंगल यहाँ पे भी आ गया। जो वॉलंटरीली का एंगल हमने हर्ट के टाइम पे पढ़ा था वही सेम यहाँ पे भी हमको याद रखना है। एंड जो पनिशमेंट है यहाँ पे वो मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की हो सकती है। ओके, हर्ट में 1 साल तक की मैक्सिमम थी, एंड ग्रीवियस हर्ट में मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट हमको गिवन है। अब इसमें बोला गया है, इसकी जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, इसमें बोला गया है कि अगर ए सपोज बी को उसका जो हाथ है वो काटना चाहता था, लेकिन गलती से उसका हाथ जो है उसकी पावर खत्म हो गई, यानी एक टाइप ऑफ ग्रीवियस हर्ट वो कॉज करना चाहता था बट दूसरे टाइप ऑफ ग्रीवियस हर्ट कमिट हो गया। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं दैट द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कमिटेड। ओके, अब जिसका थर्ड क्लॉज है इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी बंदे को ऐसा मारते हो, आप उसके साथ ऐसा ग्रीवियस हर्ट कमिट करते हो कि उसकी जो बॉडी है वो परमानेंटली
डिसेबल हो चुकी है या फिर वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ चुकी है, यानी ना वो कुछ समझ पाता है, उसकी बॉडी एक वेजिटेबल की तरह हो गई है, इज नॉट एबल टू इवन मूव फ्रॉम हिज बेड नाउ। ऐसा हमने किसी को हर्ट कॉज की है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज की है, इन दैट केस आपको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिल सकती है, एंड यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट हमको गिवन है, मिनिमम 10 years एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस केस में हमको मिल सकती है। ओके, फोर्थ इसका बोलता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा बंदों का जो ग्रुप है, 5 और मोर देन 5 लोगों का जो ग्रुप है, ये मिलके किसी बंदे को ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं, इन दैट केस यहाँ पे 7 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पे हर पर्सन को, जो भी इस ग्रुप का मेंबर था, हर एक बंदे को यहाँ पे इसकी जो पनिशमेंट है ये मिलेगी। सपोज ए ने बी का ऐसा हाथ पकड़ के रखा हुआ था एंड सी डी ई और एफ ये लोग मिलके बी को मार रहे थे, यहाँ पे हम ए को भी सेम पनिशमेंट दे सकते हैं, इवन तो ए ने बी को मारा नहीं है, लेकिन ए ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। इस चीज की पनिशमेंट यहाँ पे ए को मिल सकती है, एंड सेम पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे जो कि सी डी ई और एफ को इस पर्टिकुलर केस में मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे जो क्लॉज 4 है इसमें यह बोला गया है कि ये जो 5 लोग मिलके मार रहे हैं बी को, यहाँ पे इसका जो रीजन है वो ये रीजन होना चाहिए दैट ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रेस और पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और पर्टिकुलर लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ। इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप किसी बंदे को मार रहे हो तभी हमारा क्लॉज 4 जो है वो अट्रैक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि हेट क्राइम को खत्म करने के लिए ये क्लॉज 4 बनाया गया। अब सेक्शन नंबर 116 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन एक डेंजरस वेपन के थ्रू या फिर चाकू होता है, चाकू के थ्रू दीज मेथड्स ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है या फिर हर्ट कॉज करता है, इन दैट केस सेक्शन नंबर 116 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। हर्ट की पनिशमेंट हमको यहीं पे गिवन है एंड ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट भी हमको यहीं पे गिवन है। पुराने आईपीसी में ये अलग अलग सेक्शंस होते थे, हर्ट की अलग होती थी पनिशमेंट, सेम सिनेरियो में हर्ट का अलग सेक्शन होता था एंड ग्रीवियस हर्ट का अलग सेक्शन होता था, बट यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। तभी आप देखोगे कि जो न्यू आईपीसी है हमारी, इसमें अराउंड 160 से 170 सेक्शंस जो हैं वो कम हो चुके हैं। ओके, इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर आप किसी के ब्लड में कोई पॉइजनस या गलत सब्सटेंस आप ऐड कर देते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको 116 में पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए ने बी के बॉडी में एक इंजेक्शन लगाया है, जिससे बी को 15 दिन तक 15 डेज का हमको लिमिट वहाँ पे गिवन है, 15 डेज तक बी को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस जो इंजेक्शन के थ्रू उसने बी के बॉडी में घुसाया है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट ग्रीवियस हर्ट हैज बीन कॉज्ड थ्रू डेंजरस वेपन। यहाँ पे ये चीज़ भी इंक्लूड करी गई है बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की बॉडी में, किसी के ब्लड में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल देते हो जो कि उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, देन ऑल्सो दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 116। अब सेक्शन नंबर 117 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी भी बंदे को मारते हो कोई प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, सपोज ए बी को बोलता है कि जब तक तो ये प्रॉपर्टी मेरे को नहीं देगा तब तक आई विल बीट यू, एंड यहाँ पे वो उसको मारता रहता है। हियर वी कैन पनिश ए अंडर सेक्शन नंबर 117 ऑफ दिस कोड। ओके, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आप एक बंदे को तब तक मार रहे हो जब तक वो एक इलीगल एक्ट कमिट नहीं कर लेता, तो भी 117 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए बी को बोलता है मैं तेरे को तब तक मारूंगा जब तक तू एक इलीगल एक्ट कमिट नहीं करेगा,
या फिर तेरी फैमिली का कोई बंदा कोई इलीगल एक्ट कमिट नहीं करेगा। हियर ए कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 117। ओके, जो सेक्शन नंबर 118 है, इसमें बोला गया है कि अगर सपोज एक बंदा है, ये बी को तब तक मार रहा है जब तक बी एक कन्फेशन नहीं कर देता, यानी अपने क्राइम को वो एडमिट नहीं कर देता। यहां पे भी वी कैन से दैट ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 118 ऑफ दिस एक्ट। ओके, यहां पे एक और चीज के बारे में बोला गया है कि सपोज एक बंदा है, ये बी को बोलता है कि मैं तेरे को तब तक मारूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तूने कहां छुपा के रखी है। यहां पे भी वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 118 हैज बीन वायलेटेड एंड ए को हम 118 में यहाँ पे पनिशमेंट दे सकते हैं। अब हमारे सेक्शन नंबर 119 के ऊपर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो ताकि वो अपने ड्यूटीज जो हैं अच्छे से ना निभा पाए, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 119 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 120 के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे बंदे को हर्ट कॉज करता है ऑन प्रोवोकेशन, सपोज ए ने बी को प्रोवोक किया, उत्साया, एंड यहाँ पे बी को गुस्सा आ गया और उसने ए को उल्टा मार दिया। यहाँ पे जो पनिशमेंट है बी को सेक्शन नंबर 120 में मिल सकती है, एंड यहाँ पे थोड़ी कम पनिशमेंट गिवन है, यहाँ पे 1 मंथ तक की मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि अगर ये जो प्रोवोकेशन है ये भी खुद से चाहता था कि ऐसा हो। सपोज बी बार बार ए को छेड़ रहा था जिससे ए ने गुस्से में आके बी को गालियां दे दी, अब्यूज कर दिया। अब यहाँ पे ए की तरफ से जो प्रोवोकेशन है वो तो आया बी को, ये तरफ से प्रोवोकेशन तो आया बी को, लेकिन पहले यहाँ पे बी ने स्टार्ट किया था। बी चाहता ही था कि ए बी को थोड़ा सा तंग करे ताकि उल्टा बी फिर उसको आके मार दे। यहाँ पे इफ अगर बी उल्टा इस प्रोवोकेशन पे ए को मारता है, देन सेक्शन नंबर 120 में जो कम पनिशमेंट का बेनिफिट गिवन है वो बी को नहीं मिल सकता, बिकॉज बी ने ही ये चाह रहा था कि ए को ऐसी बात बी को बोले जिससे बी उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट या फिर हर्ट कॉज करते। ओके, तो प्रोवोकेशन खुद से नहीं आनी चाहिए पहले। अब सेक्शन नंबर 121 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी भी बंदे को पॉइजन दे रहे हो या फिर कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस दे रहे हो या ड्रग्स दे रहे हो जिससे उसके दिमाग की जो हालत है वो बिगड़ जाती है, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 121 में हम पनिशमेंट दे सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 122 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे एसिड अटैक के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ एसिड उनके ऊपर फेंकते हो, उनके किसी भी बॉडी के ऊपर आप एसिड फेंकते हो जिससे परमानेंट या फिर पार्शियल डैमेज हो गया, यहाँ पे परमानेंट डैमेज के बाद नहीं हुई है, अगर पार्शियल टेम्परेरी सा डैमेज भी हुआ है एसिड अटैक की वजह से, देन ऑल्सो 122 विल बी अट्रैक्टेड। ओके, इस पर्टिकुलर केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की गिवन है, एंड जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स की गिवन है। ओके, तो जो एसिड अटैक की पनिशमेंट है ये आपको याद रखनी है, एंड ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डैमेज है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, एंड किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर ये हो सकता है। सपोज ए ने बी के हाथ के ऊपर एसिड अटैक किया, एसिड फेंक दिया, स्टिल उसको यहाँ पे 122 में पनिशमेंट मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरी फेस या पूरी बॉडी के ऊपर आपको ये पर्टिकुलर अटैक करना है। ओके, इसमें बोला गया है कि जो भी फाइन आप यहाँ पे लगाओगे एक्यूज के ऊपर या फिर कन्विक्ट के ऊपर, जो भी आप फाइन लगाओगे वो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस में उस फाइन को आप यूज करोगे, एंड जो भी फाइन है वो विक्टिम को ही आप दोगे, स्टेट के खजाने में ये फाइन नहीं जाएगा।
अब जिसका सेकेंड क्लॉज है ये बोलता है कि अगर आप एसिड फेंकने का अटेम्प्ट भी करते हो, यानी कि आपने कोशिश करी एसिड अटैक करने की, बड़ा फेल हो गए उस अटेम्प्ट में, इन दैट केस ऑल्सो जो क्लॉज 2 है यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर्स की पनिशमेंट आपको मिल सकती है एंड मैक्सिमम 7 ईयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके अब हम आते सेक्शन नंबर 123 के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई भी एक्ट रैशली या फिर नेग्लिजेंटली करते हो जिससे आसपास के लोगों की लाइफ को एंडेजरमेंट होती है, सपोज ए जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाता है जिससे आसपास के लोगों की जो लाइफ है उसको खतरा पैदा हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर केस जस्ट ए जो तेज़ गाड़ी चला रहा है उसकी पनिशमेंट हमको 123 में गिवन है। अभी ए ने किसी को मारा नहीं है, स्टिल उसको हम 123 में पनिश कर सकते हैं। ओके इसका जो ए पार्ट है ये बोलता है कि अगर ए रैश ड्राइविंग करके या कोई भी रैश एक्ट करके किसी पर्सन को हर्ट कॉज करता है तब उसको हम 6 महीने तक की मैक्सिमम सजा दे सकते हैं। एंड इसका बी बोलता है कि अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है रैश एक्ट करके किसी को भी तो उसको हम 3 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं। एंड अगर आप ये रैश एक्ट करके किसी पर्सन की डेथ कॉज करते हो देन इन दैट केस सेक्शन नंबर 104 में आपको 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके तो सेक्शन नंबर 123 एंड 104 को हमको थोड़ा सा इकट्ठे पढ़ना पड़ेगा टू एक्चुअली रिमेंबर द प्रोविजंस एंड एक कंसेप्ट समझने के लिए भी इनको हमको साथ पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते सेक्शन नंबर 124 के ऊपर। ये बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में। इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी दूसरे बंदे का पाथ को ब्लॉक करता है तो इस केस में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए हम उसको पनिश कर सकते हैं। सपोज ए को जाना था लखनऊ। ओके अब लखनऊ जाने के 5 अलग अलग वेज हैं, 5 अलग अलग रोड्स बनी हुई हैं लखनऊ जाने के लिए। अब बी जो है वो इन 5 में से एक रोड को ब्लॉक कर देता है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि बी हैज एक्चुअली कॉज्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू ए। ओके बी के पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं था, स्टिल उसने जो रोड है इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो 124 में हम इसको पनिश कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसका जो एक्सेप्शन है उसमें बोला हुआ है कि अगर बी को ऐसा लगता था कि मैं ये एक लॉफुल एक्ट कर रहा हूं तो उस केस में हम उसको पनिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसको लगता है कि पूरी का पूरा खेत मेरा ही है, लेकिन रियलिटी में यह था कि वहां से एक प्राइवेट लैंड भी जाता था, यानी जाने की छोटी सी जगह भी थी जहां से नॉर्मल लोग उस फार्म से आगे जा सकते हैं, लेकिन फार्मर को इसके बारे में नहीं पता था एंड उसने उस वे को भी ब्लॉक कर दिया बिकॉज उसको लगता था कि पूरे का पूरा लैंड मेरा ही है। यहाँ पे हम इस फार्मर को पनिश नहीं करेंगे बिकॉज सो गुड फेथ में इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लगता था। ओके तो ये हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे बोलता है। अब सेक्शन नंबर 125 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। सपोज एक बंदा है, इसको घर के अंदर बंद कर दिया बी ने। अब ए सिर्फ उस घर के अंदर ही घुस सकता है, घूम सकता है, उस घर के बाहर वो कहीं नहीं जा सकता। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए के खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कमिट हो चुकी है। हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में पढ़ा था कि सिर्फ एक रास्ता ब्लॉक हो रहा है, लेकिन 125 में सारे रास्ते आपके ब्लॉक हो रहे हैं। ये डिफरेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। जो पर्सन है यहाँ पे, जो विक्टिम है, वो सिर्फ इस घर की 4 दीवारी के अंदर ही घूम सकता है एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट wrongful confinement has actually happened against this person. ओके यहाँ पे 1 साल तक की पनिशमेंट आपको मैक्सिमम मिल सकती है फॉर wrongful confinement। यहाँ पे जो क्लॉज 3 है वो बोलता है कि अगर आप किसी बंदे को 3 दिन तक wrongfully कन्फाइन करते हो तो उसको आप मैक्सिमम 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकते हो। एंड सिमिलरली क्लॉज 4 बोलता है कि 10 दिन तक अगर आप किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो तो यहाँ पे 5 ईयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन है।
क्लॉज 5 जो है इसका, वो बात करते हैं रिट की। सपोज ए ने बी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है और एक कोर्ट रिट निकालती है कि बी को छोड़ दिया जाए। ए को उसके बारे में पता है कि कोर्ट की रिट निकली हुई है, फिर भी वो बी को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पे ए को हम क्लॉज 5 में पनिश करेंगे। ओके, जो इसका क्लॉज 6 है, ये बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन को इस इंटेंशन से रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे थे ताकि उसको कोई और पब्लिक देख ही ना पाए, यानी सपोज ए ने बी को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है ताकि बी का कॉन्टैक्ट किसी से ना हो पाए, बाहरी किसी बंदे से कॉन्टैक्ट ना हो पाए, ए ने बी को यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लॉज 6 में हम ए को पनिश कर सकते हैं। जो क्लॉज 7 है इसका, ये बोलता है कि अगर आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है उसका एक्सटॉर्शन करने के लिए, सपोज ए ने बी को कन्फाइन किया हुआ है रॉन्गफुली इसलिए ताकि बी ए को कुछ प्रॉपर्टी दे दे। ए ने इसको बोला है कि मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जो तेरी घड़ी है एंड बाकी जो तेरा सामान तेरे पास पड़ा है ये तो मेरे नाम नहीं कर देता। तो यहाँ पे क्लॉज 7 के अंडर ए को हम पनिश कर सकते हैं। जिसका क्लॉज 8 है, ये बात करते हैं कन्फेशन के बारे में। सपोज ए ने बी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है और उसने उसको ये बोला हुआ है तेरे को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक एक कन्फेशन तो मेरे सामने नहीं कर देता कि तूने बड़े बड़े क्राइम कमिट किया है। यहाँ पे ए को हम क्लॉज 8 में पनिश कर सकते हैं। ओके, या फिर ए ने बी को इसलिए रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है ताकि बी ये बता दे ए को कि उसने एक प्रॉपर्टी कहाँ रखी हुई है, बी ने एक प्रॉपर्टी छुपा के रखी हुई है एंड ए चाहता है कि बी उसके बारे में ए को बता दे। यहाँ पे भी हम ए को क्लॉज 8 में पनिश कर सकते हैं। अब जो पुराने आईपीसी थी वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं था। अब तो यहाँ पे 8 क्लॉज आ चुके हैं, बट पहले बहुत ही 1 या 2 ही आई थिंक क्लॉजेस थे उसके। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डील करते हैं।